हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो नंबर 2 है मल्टी बैगर सीरीज का। आज हम इस वीडियो में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में बात करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे ये फ्यूचर में पोटेंशियल मल्टी बैगर बन सकता है। दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अभी ही कर दो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। और अगर आईडीएफसी का बात हो रहा है तो कैपिटल फर्स्ट का बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम इन दोनों का कैपिटल फर्स्ट के बारे में थोड़ा बात करेंगे, मर्जर के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का बिजनेस मॉडल को हम देखेंगे, फिर इसके बिजनेस ग्रोथ को हम देखेंगे, कैसे कंपनी मर्जर के बाद ग्रो किया है बिजनेस को, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे और फिर इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखेंगे और हाल ही में स्टॉक प्राइस के जो मूवमेंट है उसको भी एनालाइज करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं फिर इस वीडियो को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये है मिस्टर वी वैद्यनाथन, एमडी एंड सीईओ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। अगर मैं इनकी कैरियर की बात करूं तो टोटल इनका 32 ईयर का एक्सपीरियंस है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में। 1990 से इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी। 10 सालों तक ये सिटी बैंक में काम किए। उसके बाद इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक को ज्वाइन किया और 2000 से 2009 तक ये आईसीआईसीआई बैंक के रिटेल बैंकिंग को संभालते थे। ये 9 सालों में इन्होंने बहुत ही एक्सेप्शनल काम किया। 1411 ब्रांच सेटअप किया इन्होंने, 28 मिलियन कस्टमर्स को जोड़ा बैंक के साथ, लार्ज कासा रिटेल डिपॉजिट्स को बिल्ड किया, पर्सनल क्रेडिट बिजनेस को इन्होंने 1.35 लाख करोड़ तक लेके गए। फिर देखो 2006 में इन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया गया। अब देखो सिर्फ 6 सालों में, ठीक है जी, सिर्फ 6 सालों में आईसीआईसीआई बैंक को इन्होंने ज्वाइन किया 2000 में और 2006 में इन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया गया। तो ये इनका कैपेबिलिटीज है। और फिर 2009 में इन्हें एमडी एंड सीईओ बना दिया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का। उसके बाद ये 2010 में, ठीक है जी, उसके बाद ये 2010 में वहां से रिजाइन कर देते हैं और फिर कैपिटल फर्स्ट को ये ज्वाइन करते हैं, ठीक है जी। फिर 2010 से 2018 तक ये कैपिटल फर्स्ट को टर्न अराउंड करते हैं। कैपिटल फर्स्ट एक लॉस मेकिंग फॉर्म था, ठीक है। इन्होंने कैपिटल फर्स्ट को एक्वायर किया ये सोच के कि आगे चल के ये इसको बैंकिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो चलो दोस्तों थोड़ा बात करते हैं कैपिटल फर्स्ट के फाइनेंशियल्स, कैसे वी वैद्यनाथन जी ने इस कंपनी को एक लॉस मेकिंग से कैसे एक प्रॉफिटेबल बनाया। आप देखो FY10 में कंपनी का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट था 935 करोड़। देखो कंसिस्टेंटली ये ग्रो हुआ है। और FY18 में, सितंबर 18 में, बिफोर मर्जर, कंपनी का AUM था 32,663 करोड़। रिटेल AUM इंक्रीज फ्रॉम 10 to 90%। और इन्होंने रिटेल को 10% से 90% तक इन्होंने, इनका जो कैपेबिलिटीज है ना वो रिटेल में ज्यादा है। ये रिटेल को बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर मैं 5 ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो 56% CAGR से ग्रो किया है। देखो कंप्लीट 2 साल लॉस, FY10 एंड FY11 कंप्लीट लॉस, 8 क्वार्टर स्ट्रेट लॉस। उसके बाद कंपनी प्रॉफिटेबल हुआ 3 करोड़, 35 करोड़, 56 करोड़, 114 करोड़, 166 करोड़, 239 करोड़। और ये देखो मर्जर से पहले 206 करोड़। ये हाफ ईयरली है, ये ईयरली नहीं है, इसलिए आपको कम दिख रहा है। आप ये देखो 327 करोड़ FY18 में। 56% पैट CAGR ग्रो करना ये आसान नहीं है। अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो 2 साल कंप्लीट लॉस। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही लॉस होगा तो ऑब्वियसली रिटर्न ऑन इक्विटी इफेक्ट होगा। और उसके बाद देखो कैसे इन्होंने ROE को 8 सालों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 सालों में 14.5% पर लेके गए। स्टॉक प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 2012 में स्टॉक का प्राइस 120 और 2018 में स्टॉक का प्राइस 845। 7 गुना, 6 साल में 7 गुना प्राइस हुआ है, ठीक है जी। तो दोस्तों हमको इससे यह समझ में आता है कि मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही कमाल का रहा है। अगर आप आईसीआईसीआई की बात करो वहां पे भी इन्होंने कमाल करके दिखाया है। कैपिटल फर्स्ट में इन्होंने 7 सालों में बहुत ही कमाल करके दिखाया है। तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं बनता कि वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कमाल करके ना दिखाएं।
जबकि अगर मैं एनबीएफसी की बात करूं तो इनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा ही होता है बैंक से। तो अगर वहां पे वो इतने अच्छे ग्रो कर सकते हैं अपने एनबीएफसी को, तो बैंकिंग में क्यों नहीं कर सकते? यहां तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कम होता है। चलो जी, तो अब हम बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। तो इनका विजन है टू बिल्ड ए वर्ल्ड क्लास बैंक इन इंडिया गाइडेड बाय एथिक्स, पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी एंड टू बी ए फोर्स फॉर सोशल गुड। दोस्तों, मैं यहां पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं इस बैंक का कस्टमर भी हूं पिछले 2 साल से, और इसका इन्वेस्टर भी हूं पिछले 4 साल से। तो मैं ये वाले पॉइंट को तो मैं जरूर बोलूंगा कि ये बहुत ही शानदार, ये 2 सालों में मैंने ये फील किया है कि इनका टेक्नोलॉजी, मैं आईसीआईसीआई का भी कस्टमर हूं, मैं एचडीएफसी का भी कस्टमर हूं, ठीक है। इनका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन बाकी सारे बैंकों से एटलीस्ट अच्छा मुझे लगा। बाकी ये वर्ल्ड क्लास बैंक बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये तो फ्यूचर डिसाइड करेगा। आई होप ये इथिक्स को लेकर चले। चलो आगे बढ़ते हैं और इनके बिजनेस मॉडल के बारे में देखते हैं थोड़ा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये पर्सनल बैंकिंग में होम लोन्स, अफोर्डेबल होम लोन्स, माइक्रो फाइनेंस, कार लोन्स, एजुकेशन लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, फार्मा लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, 2 व्हीकल लोन, ट्रैक्टर लोन, ये सब लोन, ये सब सेगमेंट में ये ऑपरेट करते हैं। इनका बिजनेस बैंकिंग में भी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं और कॉर्पोरेट बैंकिंग में भी ये अच्छे खासे, इनका जो मेन फोकस है ना वो रिटेल बैंकिंग पे है। आप अगर मर्जर के टाइम पे वैद्यनाथन जी का आप इंटरव्यू निकाल के देखो तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम 75% और बियॉन्ड 75%, इनफैक्ट 90% तक भी रिटेल को ले जाना पड़े तो हम लेके जाएंगे, क्योंकि इनका जो कैपेबिलिटीज है ना वो रिटेल में ज्यादा है। अगर मैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंडेड एसेट की बात करूं तो इंफ्रा लोन इन्होंने 4% बांटा है, ठीक है जी। होम लोन 12% है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी 13% है, व्हील्स में 9% है, कंज्यूमर लोन 13% है, रूरल फाइनेंस 10% है, डिजिटल गोल्ड 7% है, क्रेडिट कार्ड 2% है। ये न्यूली क्रिएटेड बिजनेस है, ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। मैं आपको नंबर आगे दिखाऊंगा, आप देख लेना। कमर्शियल लोन, कमर्शियल फाइनेंस 9% एंड कॉर्पोरेट अनदर 20%। तो जैसे कि आप देख सकते हो काफी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन किया है इन्होंने। 3 साल का अगर आप लोन का ग्रोथ उठा कर देखो तो लोन कुछ खास ग्रो नहीं किया है, इन्होंने अपना सेम लोन अमाउंट को डाइवर्सिफाई कर दिया है। इससे क्या होता है, बैंक का रिस्क कम हो जाता है, समझ रहे हो ना। चलो जी, पर्दा खुल गया। अब आते हैं, देखो इनका होम लोन का जो ग्रोथ है ना, ये देखो लोन का ग्रोथ नंबर देखो आप, ईयर ऑन ईयर 59% से ग्रो किया है, ठीक है जी। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देखो 11% से ग्रो किया है, व्हील्स में 49%, कंज्यूमर लोन 36%, रूरल फाइनेंस 34%, डिजिटल गोल्ड अदर्स एंड क्रेडिट कार्ड ये 100% से ज्यादा है, क्योंकि ये न्यूली क्रिएटेड बिजनेस है तो ऑब्वियसली होगा ही। कमर्शियल फाइनेंस 34%, कॉर्पोरेट, इंफ्रा और अदर्स को इन्होंने डिग्रेड किया है और शायद ये 0 पे भी लेके जाने वाले हैं। अब देखो जी, जब मर्जर हुआ था ना तो दिसंबर 18 में जो नया मैनेजमेंट आया था उन्होंने कुछ गाइडेंस दिया था कि हम आने वाले 4 साल 5 सालों में क्या करने वाले हैं इस बैंक के साथ। तो चलो देखते हैं कि वो अपने गाइडेंस पे खरे उतर रहे हैं कि नहीं। तो देखो जी, कंपनी का नेटवर्थ मर्जर के टाइम पे 18,000 करोड़ था, सितंबर क्वार्टर में इसका नेटवर्थ 22,000 करोड़ है। देखो जी, सारे पैरामीटर्स के बारे में बात करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं आपका कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, समझ रहे हो ना। तो ये देखो जी, कासा रेशियो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बैंकिंग के लिए, ये एक सस्ता मनी होता है, ठीक है। करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स, ये 18 में ये सिर्फ 5,274 करोड़ का था, और देखो ये सिर्फ 3 सालों में, ठीक है जी, 3 सालों में एक कंपनी ने कितना बेहतरीन तरीके से इसको ग्रो किया है और 63,305 करोड़ का पहुंचा दिया है। ये तभी होता है जब कस्टमर्स का ये तभी होता है जब कस्टमर्स का भरोसा बैंक पे हो। एट द टाइम ऑफ मर्जर कासा रेशियो था इनका 8.68%, इन्होंने गाइडेंस दिया था 30% का और उसके बाद 50% का, ये ऑलरेडी 51% पे हैं। क्या बात है भाई, ठीक है जी। एवरेज कासा 8.39 एट द टाइम ऑफ मर्जर, और अभी देखो 49.02 सितंबर में है,
सुपर। ब्रांच 206, अभी 670 है। 800 900 का गाइडेंस दिया था इन्होंने। तो आप देख रहे हो हर पैरामीटर पे कंपनी गजब का परफॉर्म कर रही है, हर एक पैरामीटर पे। अब ये देखो, रिटेल एंड कमर्शियल फाइनेंस को इन्होंने रिटेल लोन को 1 लाख करोड़ तक करने का प्लान किया था FY 24-25 में, और अभी ही पहुंच चुका है कंपनी, ये टारगेट अचीव हो चुका है। रिटेल 35% था, उसको ये 70 करने वाले थे, और अभी देखो 75% ये पहुंच चुके हैं। मुझे लगता है ये 90 की तरफ शायद बढ़ रहे हैं। होलसेल 56,000 करोड़ था एट द टाइम ऑफ मर्जर, लेस देन 40,000 करोड़ का इन्होंने गाइडेंस दिया था, 30,000 पहुंच चुका है। तो यहां पे ये अचीव्ड। इंफ्रा 22,000 करोड़ का है, इन्होंने 5 सालों में इसको नील करने के लिए बोला है, और अभी ये 5,000 करोड़ तक पहुंचे हैं। तो देखो कितना बेहतरीन तरीके से इन्होंने डिग्रेड किया है इस सरदर्द को। आप देख सकते हो हर चीज, इंटरेस्ट मार्जिन। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखो जी, देखो जी, सबसे बेहतरीन चीज बैंकिंग का नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जिसको हम निम भी बोलते हैं। ये देखो, ये 3.10 था एट द टाइम ऑफ मर्जर, इन्होंने 5 से 5.5 करने के लिए बोला था, और अभी ये देखो कंपनी लगभग 6% का निम, 5.98% का निम। ये बैंकिंग सेक्टर में सबसे सुपर है, आपको पता है। आप HDFC का या ICICI का उठा कर देख लो निम क्या है, और इनका निम देख लो क्या है। ये देखो जी, रिटर्न ऑन इक्विटी देखो -36% था एट द टाइम ऑफ मर्जर, 13 to 15% का गाइडेंस दिया था, अभी 10.13% है। रिटर्न ऑन एसेट -3.70 था, 1.4 to 1.6% का गाइडेंस दिया था, 1.07% है। तो हर एक पैरामीटर पे इस कंपनी ने और इसके मैनेजमेंट ने रिमार्केबल काम किया है, और कंपनी बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रो कर रही है। तो दोस्तों, अभी आप देखो हर पैरामीटर पे ये कंपनी बहुत ही अच्छा कर रही है। मुझे ये नहीं पता कि ये HDFC बन रहा है कि नहीं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है ये बहुत ही अच्छा IDFC फर्स्ट बैंक बन रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो इनका कुछ बैंक एट ए ग्लैंस। तो अभी ये कंपनी का फंडेड एसेट है 1,45,362, 25% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, और आगे भी 25% ग्रो करने का इन्होंने गाइडेंस दिया है। कस्टमर का डिपॉजिट 1 लाख करोड़ पहुंच चुका है, 36% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, और ये एक्सपेक्टेड है आगे भी यही होगा, क्योंकि मैनेजमेंट नहीं चाहेगा कि कासा को 50% से नीचे लाएं। तो अगर कासा 51% से नीचे नहीं लाना चाहते हैं ये, तो इनको कस्टमर डिपॉजिट बढ़ाना पड़ेगा, और अगर 25% लोन ग्रोथ चाहते हैं तो। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका 1052 है, 84% का ईयर ऑन ईयर जंप है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये तो मतलब चैंपियन है बॉस, चैंपियन, बैंकिंग सेक्टर का चैंपियन निकला है ये, सबसे बेहतरीन 5.98%। एसेट क्वालिटी ये मुझे कुछ मजा नहीं आया, इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो चलेगा, 15.35 है, चलेगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस क्वार्टर में 556 करोड़, Q2 FY 23 में। रिटर्न ऑन एसेट 1.07 और रिटर्न ऑन इक्विटी 10.13। ये तो हम बात कर चुके हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर होल्ड करते हैं 36.05, ठीक है जी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 4.02, पब्लिक के पास है 28.8, म्यूचुअल फंड 9.9 और FII 19.3। तो जी कंपनी का बुक वैल्यू, कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 622 करोड़, बहुत ज़्यादा है। बुक वैल्यू है 35 का, और कंपनी का EPS है 3.54 का। चलो जी, अब हम चार्ट पे आते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो ये हाईलाइटेड कैंडल, इसी टाइम पे कंपनी मर्ज हो गई थी। मर्जर के न्यूज़ के बाद स्टॉक चढ़ना चालू होता है। अप्रैल 2019 को 56 का हाई बनाता है। फिर वहाँ से ये स्टॉक में गिरावट आती है, और वहाँ से ये रेंज बाउंड रहता है पूरे साल। फिर कोविड आता है, फिर कोविड में एक और गिरावट,
ये मार्च 20 में ये लो बनाता है अपना 18 रुपीज़ का, फिर स्टॉक चढ़ना चालू होता है और ये 2021 आई गेस मार्च में 69 रुपीज़ का हाई बनाता है और फिर गिरावट आता है और जून 2022 को ये 29 रुपीज़ का लो बनाता है और फिर स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता है, क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आते हैं, प्रॉफिट पोस्ट करता है कंपनी और ये स्टॉक फिर से चढ़ता है और ये हाई बनाता है 64.35 का। ये 3 दिन पहले का बात है। और फिर कोविड का फियर और देखो स्टॉक कितना 15% करेक्ट हो चुका है और अभी करंट मार्केट प्राइस की बात करूँ तो 53 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा है। तो जैसे कि आप चार्ट से देख सकते हो, लॉन्ग टर्म में ये जो स्टॉक है, उसका परफॉर्मेंस जिगजैग रहा है, कोई खास ट्रेंड में नहीं है। इसके पीछे एक कारण है, चलो उस कारण के बारे में बात करते हैं। तो जी ये रहा वो कारण, ठीक है भाई। आप स्क्रीन पे देख सकते हो 24.48 ये इनका ग्रॉस एनपीए है और 13.40 ये इनका नेट एनपीए है इंफ्रा फाइनेंसिंग का। ये सबसे बड़ा सरदर्द है इनका। यही मेन वो रीज़न है जिसके वजह से स्टॉक का प्राइस किसी ट्रेंड में नहीं है फिलहाल तो। जबकि अगर मैं बात करूं मर्जर के टाइम से, तो ये हुआ करता था 20,000 करोड़ का, वहाँ से इन्होंने 20,000 करोड़ का ये हुआ करता था, वहाँ से इन्होंने 5600 करोड़ पे लाया है डिग्रेड करके। ये बहुत ही अच्छे तरीके से डिग्रेड हुआ है, लेकिन इसको नील करने की ज़रूरत है। जिस दिन ये नील हो गया उस दिन ये स्टॉक प्राइस आसमान में जाएगा, क्योंकि बाकी सारे फंडामेंटल पैरामीटर्स परफेक्टली स्टेबल है। अगर आप कॉर्पोरेट की बात करो 3.43% ग्रोस एनपीए, इसको भी थोड़ा सा कम कर दे तो अच्छा रहेगा, मजा आ जाएगा। रिटेल में नेट ग्रोस एनपीए 2%, नेट एनपीए 0.73%, बहुत सही है। तो इसके वजह से इनका जो नेट एनपीए है वो थोड़ा बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो इसमें वर्क करने की ज़रूरत है। जब ये अच्छा हो जाएगा तो अपने आप प्रॉफिट बढ़ेगा और स्टॉक का प्राइस ऊपर दिखेगा। तो जी अब बात करते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, ठीक है जी, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद आप इसमें इन्वेस्ट करने का सोच सकते हो। तो अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बटन को दबा दीजिएगा अगर पसंद आया तो, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। और हाँ, अगर कोई फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स है ना अपना, लिखो जो लिखना है।